नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। ये दोस्तों प्रश्न पत्र है, सॉल्व पेपर है 2011 का, टीजीटी 2011 का सॉल्व पेपर है दोस्तों। और ये दोस्तों प्रश्न पत्र जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए दोस्तों बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज जो नए सेशन को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टीजीटी 2011 के प्रश्न पत्र को। दोस्तों हिंदी विषय का पेपर है ये, और ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों हमने दोस्तों इसके दो पार्ट बना दिए। पहला पार्ट आज दोस्तों इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। पहला सेकंड पार्ट दोस्तों प्रश्न क्रमांक 86 से शुरू होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता है? खरोष्ठी, ब्रह्मी, कीलाक्षर और हेरोग्लिफिक। तो दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास जो होता है वो होता है दोस्तों ब्रह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलका जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो दोस्तों अलका जो है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 है। और दोस्तों ये जो है जयशंकर प्रसाद की जो महत्वपूर्ण नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष चंद्रगुप्त का 1931 है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 88 में पूछा गया अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल और कुबेरनाथ राय। तो दोस्तों जो अशोक का फूल जो निबंध है उसके दोस्तों लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पूछा गया 89 में। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार थे और दोस्तों उनके कुछ उपन्यास भी हैं, जिसमें जो है बाणभट्ट की आत्मकथा इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 89 में इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चिड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक और बाणभट्ट की आत्मकथा। तो दोस्तों इसमें अर्धकथानक जो है एक आत्मकथा है और इसके लेखक हैं दोस्तों बनारसी दास जैन जी। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि अर्धकथानक क्या है, एक आत्मकथा है और इसके लेखक हैं दोस्तों बनारसी दास जैन। दोस्तों ये हिंदी की पहली आत्मकथा कहलाती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, जो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और यथार्थवादी। तो दोस्तों ये प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक जो है अपूर्ण उपन्यास है। इसमें दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की काल की कथा वस्तु का वर्णन किया है। पुष्यमित्र शुंग की जो काल की कथा वस्तु का वर्णन किया गया है। यह दोस्तों एक अपूर्ण उपन्यास है और दोस्तों ये है ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक या छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों कंकाल, तितली और इरावती ये 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है और दोस्तों इनके ज़्यादातर उपन्यास जो है ऐतिहासिक हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि और शेखर एक जीवनी। तो दोस्तों गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और 1936 में दोस्तों प्रेमचंद की मृत्यु हुई। इसे कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1918 है। जबकि शेखर एक जीवनी दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। ये दोस्तों अज्ञेय का उपन्यास है। अज्ञेय का दोस्तों पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद भास्कर अज्ञेय। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से माना जाता है? दोस्तों द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर छायावादोत्तर युग। तो दोस्तों जो रिपोर्ताज का समय जो आरंभ माना जाता है वो प्रसादोत्तर युग के बाद प्रसाद युग के बाद माना जाता है, जिसे दोस्तों छायावादोत्तर युग कहते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या बताना। 11, 12, 13 और 14। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में जो स्वर वर्णों की संख्या है दोस्तों वो है 11। इसको आप 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, 33। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। 12 में प्रश्न क्रमांक 95 में देखते हैं क्या पूछा गया। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है?
तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको, देवनागरी लिपि क्या है, एक अक्षरात्मक लिपि है और ये लिपि जो है दोस्तों बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसके बाद देवनागरी लिपि के विषय में क्या सही नहीं है बताना दोस्तों। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। ये वर्णात्मक लिपि है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। दोस्तों इसका एक सही है। और दूसरी ये जो है एक जो है और सत्य नहीं है। दूसरा जो है ये वर्णात्मक लिपि है। दोस्तों ये वर्णात्मक नहीं है, ये अक्षरात्मक लिपि है। और जो दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती दोस्तों, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसलिए दोस्तों इसके दोनों आंसर है ए और सी। नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये पंक्तियाँ जो है छायावाद के जो प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से ली गई है। और दोस्तों इसमें जो है श्रद्धा का जो है वर्णन किया गया है। और इस पंक्ति में बताना दोस्तों कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है दोस्तों, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है दोस्तों मनहु मानो जनु जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष और अनुप्रास। तो दोस्तों ये रूपक अलंकार है। यहाँ दोस्तों कमल रूपी चरणों की तुलना की गई है। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार दोस्तों जो वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई हो। दोस्तों तो इसमें चरण कमल रूपी चरण की तुलना की गई है। कमल रूपी चरण अर्थात ईश्वर के तुलना की गई। यहाँ रूपी शब्द का प्रयोग है, इसलिए रूपक अलंकार है। बिहार की राजधानी पटना में किस बिहारी बोली का क्षेत्र स्थित है? तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में जो है जो बोली बोली जाती है उसका नाम है दोस्तों मगही। खड़ी बोली की पहली रचना कौन है? दोस्तों खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। दोस्तों कहीं कहीं इसमें दोस्तों प्रेम सागर का ही वर्णन किया जाता है। दोस्तों नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं और प्रेम सागर के लेखक दोस्तों लल्लू लाल हैं। आप दोस्तों इस कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न के उत्तर की प्रतिक्रिया अवश्य दें। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती? दोस्तों बताना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ हैं। कौरवी आती है दोस्तों, बुंदेली भी आती है, ब्रज आती है, जबकि छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों ये पूर्वी हिंदी